फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ रोजगार का बैच जो सीरीज चला रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो दोस्तों एक बार बता दीजिए, आवाज़ वगैरह सही हो तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए दोस्तों फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तिलक ने उन्हें डायमंड ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र का गहना और वर्कर्स का राजकुमार कहा था। इन शब्दों को किसे समर्पित किया गया है? लाला लाजपत राय को, गोखले को, माधवराव को या फिर शिवाजी को? आपके पास 30 सेकंड है दोस्तों। कि तिलक ने उन्हें डायमंड ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र का गहना और वर्कर्स का राजकुमार कहा था। इन शब्दों को किसे समर्पित किया गया है? मतलब सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि तिलक जी ने ये किसके लिए कहा था? क्या गोखले जी के लिए कहा था, क्या लाजपत राय के लिए कहा था या फिर शिवाजी के लिए कहा था? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो जी दोस्तों, ये तिलक जी ने गोखले जी के लिए ये बात कही थी। ये डायमंड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र का गहना है और राजकुमारों का, वर्कर्स का राजकुमार किसके लिए कहा गया था? गोखले जी के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, विनियन अधिनियम के अनुसार एक गवर्नर जनरल और 4 पार्षदों को नियुक्त किया गया था। विनियन अधिनियम के अनुसार एक गवर्नर जनरल और 4 पार्षदों को नियुक्त किया गया था। बंगाल में, मद्रास में, महाराष्ट्र में या फिर सूरत में? बताएं दोस्तों। आपको मैं हिंट भी दे देता हूं, ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा, उसके 73 ये किया गया था। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बंगाल। विनियम अधिनियम के अनुसार एक गवर्नर जनरल और 4 पार्षद होंगे, ये बंगाल में तैनात किए गए थे। अगला है, 1858 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल की शक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। क्या राज्य सचिव के पास चला गया था, वायसराय के पास चला गया था, संसद के लिए या फिर कमांडर इन चीफ के पास? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो वो क्या था? राज्य सचिव के लिए शक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला है, अंग्रेजों द्वारा 1908 में कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया? कहाँ है ये? कहाँ भेजा गया था? कहाँ भेजा गया था? क्या उन्हें उज्बेकिस्तान भेज दिया गया था, या मांडले जेल भेज दिया गया था, या फिर रंगून की जेल भेजा गया था, या फिर सिंगापुर भेजा गया था? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो जब 1908 में जब कारावास हुआ था बाल गंगाधर तिलक को, तो इन्हें कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल भेजा गया था। और आपको पता ही है कि तिलक जी गरम दल के नेता थे। आगे चलते हैं। भारत का गवर्नर जनरल जिसने भारत में अंग्रेजी की शुरुआत की? मतलब सिंपल शब्द में पूछ रहा है कि किसने सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? क्या वो लॉर्ड कर्जन था, क्या लॉर्ड मैकाले था, या लॉर्ड बेंटिक था, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो भारत का गवर्नर जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी ने ही सबसे पहले सती प्रथा का उन्मूलन किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सन 1829 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? भारत क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने व निवास करने का अधिकार, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार, सी अल्पसंख्यकों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, या फिर इनमें से कोई नहीं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, अल्पसंख्यकों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं।
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? क्या वो प्रस्तावना में दिया गया है, या 7वीं अनुसूची में दिया गया है, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा, या फिर न्यायिक निर्णय के द्वारा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों वो कौन सा प्रस्ताव नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, कर्नाटक तथा केरल, या उपरोक्त सभी? एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, मतलब किस जगह राज्य की जनजातियां हैं जिनका आरक्षण लोकसभा में नहीं है? क्या वो केरल तथा तमिलनाडु की जनजातियां हैं, तमिलनाडु तक कर्नाटक की जनजातियां हैं, फिर कर्नाटक तक केरल की जनजातियां हैं? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों केरल तथा तमिलनाडु की जो जनजातियां हैं उनका लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। आगे चलते हैं। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, या फिर उपयुक्त सभी? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो वो अरुणाचल प्रदेश, या फिर नागालैंड, या फिर गोवा, या इनमें से सभी? तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। मतलब वो अरुणाचल प्रदेश बीच में आ जाएगा, गोवा और नागालैंड तीनों राज्यों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में नहीं है। अगला है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा, या फिर अनिश्चित काल के लिए? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि दोस्तों कितनी हो सकती है अधिक से अधिक? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा की हो सकती है। आगे चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है कितनी है? बताएं। क्या 540 है, क्या 545 है, या फिर 555 है, या 552 है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। और वर्तमान में कितना है दोस्तों? तो 545। निर्धारित कितना है? 552 है, और वर्तमान में कितने हैं? 545। इसी तरह देखते हैं, निम्न में से कौन पश्चिमी तट का भाग नहीं है? मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, या फिर कोरोमंडल तट? बताएं दोस्तों। आपको पता है कि इस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, और इस भाग को क्या कहते हैं? तो ये भाग हमारा क्या कहलाता है? पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और पूर्वी तट को क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट। तो क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? या मालाबार तट, या फिर कन्नड़ तट, या कोंकण तट, या कोरोमंडल तट? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों पश्चिमी तट में इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो आपको इसी तरह देखने से ही पता चल जा रहा है कि मालाबार तट हमारा कहाँ है? पश्चिमी तट में है। कोंकण तट पश्चिमी तट में है। कन्नड़ तट भी पश्चिमी तट में है, लेकिन कोरोमंडल तट कहाँ है? पूर्वी में है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? कोरोमंडल तट। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, या सतमाला? इसको अरेंज करना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सी पहले आएंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, और मतलब उत्तर यहाँ ऐसे इस रेंज से इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों।
मतलब ये उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो क्या पहले विंध्याचल आएगा, सतपुड़ा आएगा, अजंता आएगा या सतमाला आएगा, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों विंध्याचल पर्वत, उसके बाद सतपुड़ा रेंज, उसके बाद सतमाला रेंज, और लास्ट में कौन आएगा, अजंता। तो मतलब सबसे पहले विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, फिर सतमाला की पहाड़ियाँ, फिर अजंता पहाड़ी। इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पेट्रोलियम केंद्र नहीं है। कोयली, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, 1965 में स्थापित किया गया। जामनगर, जामनगर गुजरात में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम केंद्र है। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन इस तरह सेलेक्ट किए हैं कि आपके ऑप्शन से ही पूरी जानकारी मिल जाए। अगला सी है, मंगलोर स्थापना 1988, मंगलोर के कट्टीपल्ला नामक स्थान पर स्थित है। या फिर डी, राउरकेला। बताएं दोस्तों इनमें से कौन पेट्रोलियम केंद्र नहीं है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो आपको सबको पता है दोस्तों, राउरकेला पेट्रोलियम केंद्र से संबंधित नहीं है, इस बात से है। लेकिन ये कोयली जो है बड़ोदरा में है, बड़ोदरा जो गुजरात राज्य में पड़ता है, और 1965 में स्थापित हुआ था दोस्तों। जामनगर, जामनगर गुजरात में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम केंद्र है। और मंगलोर स्थापना 1988, मंगलोर के कट्टीपल्ला नामक स्थान पर स्थित है। ये तीनों फैक्ट है दोस्तों, ये तीनों आप इसे नोट कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा दोस्तों ये किस प्लान के तहत लाया गया था। ये सेकेंड ईयर जो प्लान आया था, पंचवर्षीय योजना जो आई थी, सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो आई थी, उसके तहत ये तीनों का स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिक उद्योग है, विशाखापत्तनम जहाज निर्माण से है, आवड़ी टैंक फैक्ट्री से है, चितरंजन लोकोमोटिव से है। इसमें आपको बताना है कि 1 और 2 4 सही है, 2 3 4 सही है। आपके पास 1 मिनट है दोस्तों, बताएं। उम्मीद है आपने आंसर सही दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिक उद्योग से संबंधित है, विशाखापत्तनम जहाज निर्माण, आवड़ी टैंक फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव। दोस्तों 1 2 3 4 चारों क्या हमारा ऑप्शन क्या है, सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न जलवायु क्षेत्र में से कौन सा प्राकृतिक रबर के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। निम्न जलवायु क्षेत्र में से कौन सा प्राकृतिक रबर के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। क्या भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, टैगा क्षेत्र, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों रबड़ के कोई प्राकृतिक जोन कौन सा है, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला है 4 बजे का शावर किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता होगा दोस्तों ये किस जोन की बात कर रहा है। क्या शीतोष्ण क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही होगा कि जो इक्वेटर पे सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, और हर दिन 4 बजे करीब यहाँ पे आफ्टरनून शावर होता है। उसी को बोलते हैं क्या, 4 बजे का शावर। और ये दोस्तों कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र पे। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं। भूमध्य जलवायु क्षेत्रों की विशेषता क्या है, ओर्चार्ड फार्मिंग, शराब उत्पादन, गर्मी की बारिश, या ए और बी दोनों। दोस्तों आपको पता है कि भूमध्य जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, खट्टे फलों की भरमार होती है। इसीलिए जो देश वाइन मतलब शराब उत्पादन के जितने भी देश हैं वो किस डिग्री पे स्थित हैं, 60 डिग्री पे। वो 60 डिग्री पे स्थित हैं, क्योंकि यहाँ पे की जलवायु क्या है, भूमध्य जलवायु क्षेत्र। यहाँ पे खट्टे फल ज़्यादा होते हैं, और जो खट्टे फल होंगे तो वाइन शराब वगैरह की उत्पादन
मात्रा बढ़ेगी। तो दोस्तों भूमध्य जलवायु क्षेत्रों में ऑर्चार्ड फार्मिंग भी होता है, शराब उत्पादन भी होता है। गर्मी की बारिश से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सर्दियों में बारिश होती है? टैगा, सवाना जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु? बताएं दोस्तों, किस जलवायु प्रदेश में सर्दियों में बारिश होती है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सर्दियों में बारिश होती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में सर्दियों में बारिश होती है। अगला है लास्ट क्वेश्चन। शुष्क हवा सांता एना कहाँ चलती है? शुष्क हवा सांता एना कहाँ चलती है? बताएं दोस्तों। अर्जेंटीना में, साइबेरिया में, स्विट्जरलैंड में या कैलिफोर्निया में? बताएं दोस्तों। शुष्क हवा सांता एना, इसका जवाब अब हमें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें। नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में।